हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस पे स्वागत है। फ्रेंड इस सेशन में हम जो लेकर आए हैं आपके लिए 30 क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि जीके जीएस से रिलेटेड है फ्रेंड। और हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड। आपको पता है अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है 17 अप्रैल को फ्रेंड, ठीक है। और जितने भी आपके एग्ज़ाम है फ्रेंड, हर एग्ज़ाम में कंपटीशन में जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड। उसके लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। हम कल भी एक सेशन लेके आए थे, उसमें भी हमने 30 क्वेश्चन कराए थे और आज उसके आगे हम करवाने जा रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिएगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं। पर्याय का क्या मतलब होता है? पर्याय का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि पर्यायवाची है, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ कॉमन होती है एक प्रकार से। जो बौद्ध और जैन धर्म, आपको पता है कि बौद्ध धर्म होता है अपने एक अलग, बौद्ध धर्म में एक, जैन धर्म अपने में अलग है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या चीज़ें सेम है? अहिंसा है सेम है, या त्रिरत्न सेम है, हिंसा सेम है, या सत्य सेम है? क्या चीज़ें सेम है? तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो इसमें से राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट की अगर बात कर ली जाए तो फ्रेंड क्या हो जाएगा इसमें आपका अहिंसा जो है ये पर्याय है, मतलब पर्यायवाची। मतलब कि यहाँ पे पर्यायवाची का मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें कॉमन है, अहिंसा दोनों में समान है, कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो महावीर एवं बुद्ध दोनों के शासनकाल, मतलब एक महावीर का काल था और एक बुद्ध का जो शासनकाल था फ्रेंड, उसमें से किसने उपदेश दिया था। इसमें से राइट आंसर बच्चों आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, मतलब कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबसार हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका बी होने वाला है, बिंबसार, जो दोनों शासनकाल में अब उद्देश्य इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, ठीक है। महावीर एवं बुद्ध ने मगध, नरेश, बिंबसार एवं शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबसार निकट संबंधी थे, ठीक है, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला या विदेहदत्ता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, तथा बिंबसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था, ठीक है। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ था। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने कल भी कराए थे और आज भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको ऐसे चीज़ें क्या है, रिवीजन आपका हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम लगा होगा। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कब हुआ था अब थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए बच्चों, इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। कपिलवस्तु संबंधित है। अब आपको बताना है कि जो कपिलवस्तु जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब किस चीज़ से संबंधित है। तो आपको देखिए ये तो सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। किस चीज़ से रिलेटेड है? महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, या फिर भगवान कृष्ण से, या फिर भगवान बुद्ध से। तो ये तो सभी को पता है किससे रिलेटेड है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिर और देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बुद्ध शुद्धोधन कपिलवस्तु शाक्य गढ़ के प्रधान थे, ठीक है। चलिए फिर उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना शहर का पुराना नाम। देखिए बच्चों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को ये चीज क्वेश्चन पता भी नहीं होता है कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो अगर बात कर ली जाए पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर बात कर लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन की बच्चों, तो ये आपका कह रहा है कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। आपको बताना है कि प्राचीन काल में ऐसा कौन सा जनपद था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है 36 में? तो इसमें 36 में राइट आंसर आपका हो जाएगा अवंती, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, अवंती हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था, ठीक है। यह महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट उत्तरी अवंती तथा सेकंड आपका दक्षिणी अवंती, ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, ठीक है।
चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, कहाँ सिचुएटेड की थी? तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वैशाली। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। राइट आंसर वैशाली हो जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीत कर मगध साम्राज्य में मिलाया। तत्पश्चात इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक द्वारा पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया गया। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब आपको बताना है बच्चों, सिक्कों के अध्ययन मतलब कि अगर आप किसी भी सिक्के या मतलब सिक्के मतलब आप समझ रहे हैं, क्वाइन की बात की जा रही है बच्चों। ठीक है, तो क्वाइन के अगर आपको उसका स्टडी करनी है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, पुरातत्व अध्ययन के आर्कियोलॉजी तथा किसी विषय विशेष के इतिहास के अध्ययन को हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? अब आपको बताना जो पंचमार्क का बच्चों सिक्का होता है वो किस काल में चलता था। देखिए अब तो काफ़ी चीज़ें क्योंकि बदल चुकी हैं। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीज़ें बट फिर भी याद रखनी है कि किसके शासनकाल में क्या कौन कौन सी चीज़ें थी। ठीक है, तो अब आपको बताना है पंचमार्क का सिक्का किसके शासनकाल में चलता था? वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में? तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है फ्रेंड्स? तो इसमें से राइट आंसर की बात कर ली जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मौर्य काल। ठीक है, मतलब कि राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, सी नंबर मौर्य काल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मगध का कौन सा शासन बुद्ध का समकालीन था? अब आपको इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे ही रखे हैं, तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बिंबसार। ठीक है, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा बच्चों, बिंबसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 देखिए, बिंबसार मगध के हर्यक वंश का प्रथम शासक थे। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंबसार के समय में मगध की राजधानी कहाँ थी? अब आपको बताना कि बिंबसार के समय में मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी, आपको बताना है बच्चों। तो ये चीज़ कहाँ स्थित थी तो आपको जल्दी से बताइएगा। ये चीज़ बच्चों स्थित थी आपके राजगृह में। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी और जैन ग्रंथ विविधति कल्प के अनुसार राजगृह नगर 5 पहाड़ियों जैसे विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा वैभारगिरी के बीच बसा हुआ था। ठीक, प्रख्यात शिल्पा महागोविंद ने यहाँ नगर निर्माण की योजना बनाई थी बच्चों। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पे कलिंग का युद्ध किया गया था। उदयगिरी था, ढौली थी या फिर बालासोर था या फिर बाराबंकी था बच्चों। इसमें से आपको बताना कि कलिंग का युद्ध किस जगह हुआ था, बस आपको ये बताना है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर आपका हो जाएगा ढौली। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ढौली हो जाएगा। देखिए कलिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा, जो कि अब उसका क्या नाम है? ओडिशा है। ठीक है, पहले क्या कहते थे? उड़ीसा कहते थे, अब जो है ओडिशा कहते हैं बच्चों। ठीक है, राज्य में ढौली मतलब धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। ठीक है, आपको कुल मिला के उड़ीसा ध्यान रखना है। उड़ीसा में कहाँ पे? ढौली नामक स्थान पर लड़ा गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ था? अब आपको बताना है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ था बच्चों। अकबर का था, अशोक का था, शेर शाह का था या फिर शाहजहां का था? इसमें से बच्चों आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा सोच समझ के, कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ था बच्चों। तो अगर बात कर ली जाए इसमें, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक का। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि किसका स्तंभ था? अशोक का था। ठीक है, देखिए सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिए जाने के बाद धर्म प्रचार के लिए अनेक कार्य किए गए। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट द्वारा स्तंभ लेख एवं शिलालेख बनवाए गए थे। भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के
सिंह स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है, देखिए अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। अब आपको बताना है बच्चों, जो अशोक ने अपने शिलालेख बनाए थे उसमें समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं था उसमें, जो कि इस टाइम पे है, बट उस टाइम पे अशोक ने अपने शिलालेखों में नहीं किया था। तो इसमें बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा कौन सा राज्य था, तो वो आपका राज्य था कुषाण राज्य बच्चों। ठीक है, इसका जिक्र नहीं किया था। देखिए अशोक के दूसरे शिलालेख में सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है, बट कुषाण का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अब बच्चों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था बच्चों, तो इसमें से देख लीजिएगा 45 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा कुणाल। ठीक है, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा कुणाल। चलिए फिर देख लेते हैं कि पुराणों और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। ठीक है, बिंदुसार अशोक के पिता तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। तो आपको बताना है कि इनमें से ब्राह्मी लिपि को बच्चों किसने स्पष्ट किया था, किसने क्लियर किया था, क्लियर करके बताया था। तो ब्राह्मी लिपि को किसने बच्चों स्पष्ट किया था, इसमें से अगर हम बात कर लें तो इसमें से राइट आंसर आपका बच्चों बी हो जाएगा, मतलब कि जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर आपका हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए ब्राह्मी लिपि को स्पष्टता पढ़ने का मुख्य श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता के टकसाल में अधिकारी थे। उनको प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला की काफ़ी रुचि थी। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है। अब आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र है बच्चों को निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है, कौन सी नदियों के संगम पर बसा हुआ है पाटलिपुत्र। अभी हमने बताया कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम, देखिए नया नाम क्या है पाटलिपुत्र का, पटना है। ठीक है, पुराना नाम क्या था, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। किन नदियों के संगम पर बसा है बच्चों, इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा और सोन। ठीक है, राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, गंगा और सोन। देखिए पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। उसकी स्थापना महाजनपद काल में हुई थी। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की थी। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। अब आपको बताना बच्चों कौन सी नदी है जो सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे ही रखे हैं। ठीक है, तो अगर बात कर ली जाए तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्यास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए बच्चों व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, यहीं से वापस लौट गया था। ठीक है, अतः व्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों क्या कह रहा है, अगर बात कर ली जाए, एक सेकेंड, तो अब आपको बताना है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चों। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सिकंदर की मृत्यु बच्चों कहाँ हुई थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पटाला में हुई थी, तक्षशिला में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, या फिर गेड्रोशिया में हुई थी। तो 49 क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला बच्चों इसमें राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 3 है बच्चों। ठीक है, बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, बेबीलोन में हुई थी। देखिए सिकंदर मृत्यु लगभग 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी, और सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बच्चों इसमें से बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ये तो सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है, विक्रम संवत, शक संवत, इन 2 में से बच्चों आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपका शक संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, इसे शक कैलेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसकी तिथि 78 ईस्वी है। भारत सरकार के गजट में शक संवत का ही प्रयोग होता है। ठीक है,
चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये 50 नंबर 1 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज़ बनाने की कला को किसने खोजा। अब आपको बताना है कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज़ बनाने की कला को बच्चों किसने खोजा था। कागज़ बनाने की कला को बच्चों किसने खोजा था। चीनियों ने, ग्रीकों ने, रोमियों ने या फिर मंगोलों ने। तो इसमें से आपको पता है कि बच्चों ठीक है चाइना ही सबसे आगे है, वही कोई कुछ ना कुछ आविष्कार करता रहता है। चावल का जैसे कि इन्होंने किया था एंड आपका किसका कागज़ का भी चाइना ने ही आविष्कार बच्चों किया था। ठीक है, कागज़ बनाने की कला ईसा पूर्व द्वितीय सदी में चीनियों द्वारा खोजी गई थी। आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज जिंग झांग के द्वारा की गई थी। ठीक है, वहाँ के सभी के नाम समथिंग ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है कि मेगास्थनीज नामक रचित किस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है बच्चों। अब इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना कि मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है बच्चों। आपको बताना कि मौर्यकालीन इतिहास का पता किससे चलता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इंडिका। ठीक है, इंडिका ने मौर्यकालीन इतिहास का पता किससे चलता है, तो इंडिका से चलता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन इतिहास पर ही प्रकाश डाला है ना बच्चों। एंड मेगास्थनीज यूनानी राजा सेलुकस का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेलुकोस का राजदूत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था बच्चों। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको बताना कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, लास्ट वाला शासक राजा कौन था बच्चों। तो कौन था बच्चों, राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसमें से राइट आंसर की बात कर ली जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बृहद्रथ से बच्चों। ठीक है, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात कर ली जाए तो देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की थी। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध में मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था। अब आपको बताना है कि मगध में मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था बच्चों। राइट आंसर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कुषाण थे, पांड्य थे, सातवाहन थे या फिर शुंग थे। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या होने वाला है। तो अगर बात कर ली जाए इसमें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों शुंग, है ना। देखिए मौर्यों को ठीक बाद मगध पर किसने शासन किया था, तो शुंग राजवंश ने शासन किया था। 55 नंबर क्वेश्चन आपका हो देख लेते हैं बच्चों। 55 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा था जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुप्त है, चालुक्य है, वाकाटक है या फिर शुंग है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो अगर बात कर ली जाए इसमें राइट आंसर की बच्चों तो इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है शुंग। ठीक है, शुंग शासन राज आपका वंश आ जाएगा। तो देखिए 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसमें से बच्चों आपको बताना है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अगर बात कर ली जाए 56 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है बच्चों, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए थोड़ा जान लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया तथा भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। फाहियान का जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालाक्रम सही है। अब देखिए बच्चों इसमें आपको कालाक्रम का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कि किस के शासनकाल के बाद में मतलब कौन आया फिर किसके बाद में कौन आया। तो आपको उसका जो है क्रम बताना है, सीक्वेंस बताना है। देखिए तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो अगर बात कर ली जाए इसमें से बच्चों क्रम की बात कर ली जाए तो इसमें से आपको जल्दी से सोच के बताइएगा, पढ़ के बताइएगा आराम से बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो अगर इसमें से बात कर ली जाए बच्चों फ्रेंड्स तो इसमें से राइट आंसर आपका देखिए पहले कौन आए थे, समुद्रगुप्त आए थे, फिर चंद्रगुप्त आए थे,
फिर विक्रमादित्य आए थे, फिर उसके बाद में कुमारगुप्त प्रथम आए थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेकंड वाला बच्चों। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। देखिए बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उसमें सबसे बताना है कि युग्म में से मतलब कौन से जोड़े में से कौन सा सही है। अश्व जो घोष हैं वो विक्रमादित्य से रिलेटेड हैं, या बाणभट्ट हर्षवर्धन से रिलेटेड है, या हरिसेन कनिष्क से रिलेटेड है, या कालिदास समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। तो इसमें से अगर बात कर ली जाए तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 वाला, मतलब कि बाणभट्ट किससे रिलेटेड है, हर्षवर्धन से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। देखिए बाणभट्ट को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, हर्षचरित तथा कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। अब आपको बताना है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था, दामोदर, गोपाल, धर्मपाल या फिर देवपाल। तो इसमें से राइट आंसर आपका बच्चों क्या होने वाला है, कौन से पाल थे, मतलब बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था बच्चों। तो इसमें से कौन से संस्थापक थे, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब कि गोपाल थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल। देखिए बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईसा पूर्व में की थी। बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने बंगाल को शासक के रूप में चुना था। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास, अब आपको बताना है कि कालिदास में से इनमें से क्या थे और क्या नहीं थे। तो देखिए बच्चों आपको इसमें से सोच समझ के राइट आंसर बताना है। तो क्या कह रहा है कि कालिदास हर्षवर्धन शासन काल में नाट्यकार थे, तो गलत है। गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे, गुप्त काल के कवि थे, तो बच्चों नहीं, इसमें से तीनों ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, अगर आपको बच्चों किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, जहाँ से आपको जो भी कंटेंट मिले बस पढ़ते रहिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।